शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। ट्रेनिंग सेंटर से वापस आने के बाद हम 3 दिन बंबई में रहे। उसके बाद एक रात खामोशी से हमारी पार्टी अलग अलग होकर बोरी बंदर के स्टेशन में एक ट्रेन पर सवार हुई और हमें राजस्थान के शहर जोधपुर पहुंचा दिया गया। जोधपुर में एक रात कयाम करने के बाद हम जैसलमेर आ गए। यहाँ से हमारा सहरा में ऊंटों पर सफर शुरू हुआ। मुझे याद नहीं कि हम कहां से गुजरे, बस चारों तरफ रेतीला मैदान या रेत के टीले ही थे। हमारा गाइड ऊंटनी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। सारा दिन हम सफर करते रहे। दूसरी रात भी हम 1 बजे के बाद उठ खड़े हुए और सफर शुरू कर दिया। एक मकाम पर हमें स्मगलरों की एक पार्टी के हवाले कर दिया गया, जिसने अपनी हिफाजत में हमें बॉर्डर क्रॉस करवाकर पाकिस्तान में दाखिल कर दिया। अभी तक इर्द गिर्द सहरा ही था। हमारा गाइड जो भारत के बॉर्डर तक हमारे साथ आया था वापस जा चुका था। पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद एक पुजारी हमारा गाइड बन गया। उसने हमें रात को एक मंदिर में ठहराया। यहाँ मैंने बालाजी की हिदायत के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों के मुसलमानों वाले नाम रखे। अपना नाम जमान शाह रखा और शीला का नाम जमीला शाह रखा और तीनों को पाकिस्तानी करेंसी में कुछ रकम देकर कहा कि वो सुबह होने से पहले पहले अलग अलग होकर वहाँ से निकल जाएं और अपने अपने तौर पर इस्लामाबाद के भारतीय सिफारत खाने पहुँच जाएं। मैं तुम लोगों को भारतीय सिफारत खाने में प्रकाश खन्ना के पास मिलूंगा। तीनों भारतीय दहशतगर्द दिन निकलने से पहले ही निकल गए थे। भारतीय सिफारत खाने के सिफारतकार प्रकाश खन्ना ने इन दहशतगर्दों के लिए लाहौर के इर्द गिर्द किसी खुफिया ठिकाने का बंदोबस्त करना था और उन्हें लाहौर और लाहौर के करीबी शहरों में बमों के धमाके और दूसरी तकरीबी कार्रवाइयों के लिए असलहा वगैरह सप्लाई करना था। मेरा सबसे पहला काम और फर्ज ये था कि मैं इन लोगों को लाहौर या लाहौर के आसपास किसी भी जगह एक भी धमाका न करने दूं और कुछ वक्त गुजारने के बाद इन्हें ऐसे तरीके से पाकिस्तानी पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दूं कि पीछे बालाजी और बाल ठाकुरे को कम से कम मुझ पर बिल्कुल शक न पड़े। ये बड़ी दूरअंदेशी और होशियारी का काम था, लेकिन मुझे ये काम हर हालत में करना था। मैं इन भारतीय दहशतगर्दों को हरगिज इतनी इजाजत नहीं दे सकता था कि मेरे होते हुए किसी पाकिस्तानी को ब्रस्ट मारकर या बम का धमाका करके हलाक कर सकें। इस सिलसिले में मुझे लाहौर पहुंचने के बाद सबसे पहले मलिक साहब और भट्ट साहब से राब्ता पैदा करना था। उसी रोज दोपहर ढलने के बाद मैं और शीला भी अपने पुजारी गाइड के साथ खुदा जाने कहां वीरान इलाकों से होते हुए आखिरकार सक्खर पहुंच गए। सक्खर से ट्रेन पकड़ी और लाहौर आ गए। मैं लाहौर में भट्ट साहब और मलिक साहब से राब्ता करना चाहता था, मगर मुझे इस्लामाबाद भारतीय सिफारतकार से मिलने की भी जल्दी थी। बंबई में मेरे पास कोई ऐसी रेडियो ट्रांसमीटर की सहूलत नहीं थी कि मैं भट्ट साहब और मलिक साहब को बता सकता कि मैं एक हिंदू लड़की शीला के साथ पाकिस्तान आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद भारतीय अफसर प्रकाश खन्ना से मिल लूं। उसके बाद भट्ट साहब और मलिक साहब से टेलीफोन पर बात हो जाएगी। भारत के सिफारतकार प्रकाश खन्ना को हम 5 की तस्वीरें भी मिल गई थी और उसे हमारे मिशन के बारे में भी बता दिया गया था। मैं और शीला मुसलमान मियाँ बीवी के रूप में ये बहाना बनाकर भारतीय सिफारत खाने गए कि हमारे कुछ रिश्तेदार जबलपुर में रहते हैं, हमें जबलपुर का वीजा लगवाना है। वहाँ बड़ी जल्दी प्रकाश खन्ना ने हमें पहचान लिया और मेरे साथ बातें करते हुए सबकी नजरें बचाकर तय किया हुआ एक कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिया। भारतीय सिफारतकार प्रकाश खन्ना की तस्वीर भी हमें बंबई में ही दिखा दी गई थी। मैंने और शीला ने उसे पहचान लिया था। उसने इशारा किया कि मैं अब वहाँ से चला जाऊं। हम इस्लामाबाद के एक दरमियानी दर्जे के होटल में मियाँ बीवी की हैसियत से मिस्टर जमान शाह और मिसेस जमीला जमान के नाम से ठहरे हुए थे। हमें अमेरिका के शहर वॉशिंगटन का एक एड्रेस दे दिया गया था। हमने होटल में अपना वही एड्रेस लिखवाया और होटल के मैनेजर को बताया कि हम वॉशिंगटन में रहते हैं और एक लंबे अरसे के बाद अपने वतन पाकिस्तान आए हैं और अब इरादा इसी जगह कारोबार करने का है। लाहौर में हमारे दूर के एक रिश्तेदार हैं, मगर हम इस्लामाबाद में रहकर अपना कोई कारोबार शुरू करने का इरादा करते हैं। ये बातें वहाँ करनी बड़ी जरूरी थी। अभी तक हमारे पास अमेरिकी पासपोर्ट नहीं थे। होटल वालों को पासपोर्ट दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। भारतीय सिफारत खाने से हम वापस अपने होटल आ गए। कमरे में आते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और प्रकाश खन्ना का दिया हुआ रुक्का खोलकर पढ़ा। शीला ने भी उसे पढ़ा। प्रकाश खन्ना ने रात के 10 बजे मुझे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर बुलाया था। उसने लिखा था कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 के आखिरी सिरे पर लोहे की एक टंकी पड़ी हुई है, मैं उस टंकी के पीछे बेंच पर जाकर बैठ जाऊं। मैंने ऐसा ही किया। जब रात के 9:45 बजे तो मैं पिंडी के स्टेशन पर आकर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर टंकी के पीछे बेंच पर बैठकर प्रकाश खन्ना का इंतजार करने लगा। वो थोड़ी देर बाद एक तरफ से नमूदार हुआ और मेरे करीब बैठ गया। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। कहने लगा, इसमें तुम्हारा और शीलाधर का जाली
वाली अमरीकी पासपोर्ट है, मगर ये बिल्कुल असली ही समझो। तुम दोनों अमरीकी शहरियत रखते हो और अमरीका में 20 बरस से मुकीम हो। पासपोर्ट पर तुम्हारा नाम जमान शाह लिखा है और शीला के पासपोर्ट पर जमीला शाह का नाम लिखा है। यहाँ तुम जमान शाह और जमीला के नाम से रहोगे। लिफाफे में 20,000 रुपए के करेंसी नोट हैं। तुम इस्लामाबाद से बाहर किसी गैर मारूफ जगह पर फ्लैट किराए पर ले लो और वहाँ एक कमरे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बोर्ड लगा दो। तुम जाहिर करोगे कि तुमने यहाँ पाकिस्तान के लिए तौलिए और दीगर कॉटन की अशिया अमेरिका एक्सपोर्ट करने का कारोबार शुरू किया है। बाकी तुम्हें क्या करना है इस बारे में तुम्हें बालाजी ने समझा दिया होगा। मुझसे राब्ता करने की जरूरत पड़े तो मेरा एक खुफिया टेलीफोन नंबर है, वो मैं तुम्हें लिख देता हूँ। प्रकाश खन्ना ने मुझे अपना खुफिया टेलीफोन नंबर लिख कर दे दिया, जिसे मैंने संभाल कर रख लिया। उसके बाद वो चला गया। उसके जाने के 10-15 मिनट बाद मैं भी वापस इस्लामाबाद आ गया। होटल में आकर मैंने शीला को दोनों पासपोर्ट और 20,000 रुपए की रकम दिखाई और जो कुछ प्रकाश खन्ना ने मुझे समझाया था उसे भी समझाया। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने शहर से दूर 3 कमरों की एक छोटी सी कोठी किराए पर ले ली। बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बोर्ड भी लगा दिया और मुख्तसर सा दफ्तर भी बना लिया। मुझे ऐसे लोगों के नाम और पते बता दिए गए थे जो नाजायज तरीकों से दौलत कमाकर अमीर बन गए थे और पार्टियों वगैरह में जाना बहुत पसंद करते थे। मेरे लिए यहाँ अब और तरह का खतरा पैदा हो गया था। हकीकत ये थी कि मैं नकली मुसलमान नहीं था बल्कि पैदाइशी मुसलमान था और पाकिस्तानी था। अगरचे लाहौर के सिवा पाकिस्तान के किसी भी दूसरे शहर में मेरा जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन लाहौर से अगर उस मोहल्ले का कोई आदमी इस्लामाबाद आकर मुझे देख लेता, जिस मोहल्ले में मेरी नवादरात की दुकान थी, तो वो मुझे पहचान सकता था। खा मेरी नाक की हड्डी अब उभरी हुई नहीं थी, फिर भी मेरी शक्ल वही थी जो धर्मचंद बनने से पहले थी। ये तो एक इत्तेफाक था कि मेरी शक्ल भारतीय दहशतगर्द धर्मचंद की शक्ल से हैरान कुन मुमासलत रखती थी। मुझे ये भी ख्याल था कि मैं लाहौर में अपनी नवादरात की दुकान पर एक आदमी को छोड़ गया था। अगर उसने मुझे यहाँ शानदार कोठी में रहते देख लिया तो मुझे फौरन पहचान लेगा और ऐन मुमकिन है कि मेरा राज फाश हो जाए। सिर्फ इस बात की तसल्ली थी कि भारतीय सिफारत खाने के पास जासूसी और खुफिया पुलिस का ऐसा इंतजाम नहीं था कि मेरे पीछे कोई हिंदू जासूस लग जाए और प्रकाश खन्ना को खबर कर दे कि ये धर्मचंद नकली आदमी है और असल में ये पाकिस्तानी है और इसका नाम हैदर अली है। इसके बावजूद मुझे लाहौर के किसी जानने वाले से इस्लामाबाद में अचानक मुलाकात हो जाने का खतरा लगा हुआ था। इसका हल मैंने यही सोचा कि भट्ट साहब और मलिक साहब से राब्ता तो मुझे पैदा करना ही है। मैं उन्हें कहूंगा कि वो मेरी नवादरात वाली दुकान के सामान को औने पौने बेचकर उसे खत्म कर दें और वहाँ जो आदमी है उसे फारिग कर दें। इस सिलसिले में मैं भट्ट साहब को एक तहरीर भी दे सकता था कि मैं उन्हें इख्तियार देता हूँ कि ये मेरी दुकान के सामान को फरोख्त कर सकते हैं। मुझे इस्लामाबाद में रहते हुए 10-15 दिन गुजर गए तो मैंने भारतीय सिफारत खाने पर यह जाहिर करने के लिए कि मैं उनके मंसूबे पर कामयाबी से अमल कर रहा हूँ, मैंने 9 दौलतीय किस्म के चंद एक अनपढ़ और गैर मारूफ मगर काफी दौलतमंद घरों की अपने घर पर दावतें शुरू कर दी। एक दिन मैंने प्रकाश खन्ना को खुफिया नंबर पर फोन किया और उसे एक खास जगह पर बुलाया। वो आ गया तो मैंने झूठ बोलते हुए उसे कहा, मुझे अपने सिंध में पकड़े जाने वाले दहशतगर्द साथियों का थोड़ा सा सुराग मिला है। सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम के बारे में अभी कुछ मालूम नहीं हो सका। प्रकाश खन्ना ने कहा, अपने सिंध में पकड़े जाने वाले उग्रवादी पाकिस्तानी पुलिस ने कहाँ कैद में रखे हुए हैं। मैंने यूं ही कह दिया, कल रात की पार्टी में एक स्मगलर कह रहा था कि भारत के दहशतगर्द पंजाब में ही किसी जगह बंद हैं। अब मैं इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए लाहौर जा रहा हूँ। मुझे 2-1 दिन लग जाएंगे। मुझे पूरी आशा है कि मैं अपने आदमियों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। वो बोला, ओके, मैं 4 दिन बाद तुमसे फोन पर राब्ता करूंगा, कोड अल्फाज में ही बात करूंगा। तुम्हें हमारा कोड तो मालूम है? मैंने कहा, बिल्कुल मालूम है। उसके बाद प्रकाश खन्ना चला गया। मैंने शीला को भी सारी बात बता दी कि मैं अपने आदमियों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए लाहौर जा रहा हूँ। शीला उर्फ जमीला ने कहा, मेरी फिक्र न करना, मैं पीछे सारा कारोबार संभाल सकती हूँ। उसने मुझे आंख मारी। इस नीम तवाइफ हिंदू औरत में इतनी सलाहियत थी कि वो पीछे अकेली बड़े आराम से रह सकती थी और फिर मुझे उसकी इज्जत वगैरह की फिक्र भी नहीं थी। मैंने टेलीफोन ऑफिस से खुफिया नंबर पर भट्ट साहब को टेलीफोन किया। दूसरी तरफ से उनके मुलाजिम ने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, भट्ट साहब से कहो कि हैदर अली बात करना चाहता है। 10-15 सेकंड के बाद ही भट्ट साहब की पुरजोश आवाज सुनाई दी। हैदर अली, क्या तुम बोल रहे हो? मैंने कहा, जी हाँ सर, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं 3 बजे की रेल कार से लाहौर आ रहा हूँ। रात 10 बजे आपके ऑफिस में आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वो बोले, मैं ऑफिस में मौजूद हूँगा। मैंने फोन बंद कर दिया। 3 बजे वाली रेल कार का इंतखाब मैंने इसलिए किया था कि मैं जब लाहौर पहुंचूं तो रात का अंधेरा हो गया होगा। मैंने रेल कार की सीट रिजर्व करवा ली थी। पिंडी से उसमें सवार हुआ और रात को 9:30 बजे लाहौर पहुंच गया। स्टेशन से टैक्सी ली और भट्ट साहब के दफ्तर से एक चौक पहले टैक्सी छोड़ दी और अंधेरे में पुराने दरख्तों से घिरे हुए कच्चे रास्ते से गुजरता भट्ट साहब के दफ्तर पहुंच गया। वो बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मलिक साहब भी वहाँ मौजूद थे। दोनों मुझसे गले लगकर मिले। भट्ट साहब ने कहा, तुम्हारी दोनों इत्तलात बड़ी बरवक्त और सही थी।
हमने शाहदरा वाले क्वार्टरों में छापा मारकर सतप्रकाश वगैरह तीनों भारतीय दहशतगर्दों को पकड़ लिया और तुम्हारी दूसरी इत्तला पर सिंध और पंजाब के दरमियानी जंगल को घेरे में लेकर वहां छुपे तीनों भारतीय दहशतगर्दों को भी हिरासत में ले लिया। तुमने इन लोगों को गिरफ्तार करवाकर कई बेगुनाह पाकिस्तानियों को इन लोगों के धमाकों में हलाक होने से बचा लिया है। मैंने उनसे असली धर्मचंद के बारे में पूछा तो मलिक साहब बोले, उसकी तुम फिक्र न करो, वो पूरी तरह सेहतयाब हो गया है, मगर हमने उसे एक ऐसी खुफिया जगह पर बंद किया हुआ है कि जहां से वो कयामत तक बाहर नहीं निकल सकता। उसके बाद मैंने भट्ट साहब को अपनी सारी कहानी सुना दी और अब मैं और शीला जिस मिशन को लेकर पाकिस्तान आए थे वो भी बयान कर दिया। भट्ट साहब ने फिर कहा कि तुम्हारे साथ जो 3 भारतीय दहशतगर्द आए हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? मैंने कहा वो इस्लामाबाद के करीब ही एक वीरान जगह पर मौजूद हैं। उनकी आप लोग इसलिए भी फिक्र न करें कि वो मेरी इजाजत से ही किसी जगह बम का धमाका या फायरिंग करेंगे। उन्हें असलहा भारतीय सिफारत खाने का एक आदमी प्रकाश खन्ना सप्लाई करेगा, लेकिन मैं उनके लाहौर रवाना होने से पहले उनका टारगेट आपको बता दूंगा और उनकी तस्वीरें भी आपको भिजवा दूंगा ताकि आप उन्हें पहचान सकें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इतनी जल्दी उनको गिरफ्तार कर लें। इस तरह पीछे शिवसेना के सदर बालाजी और बाल ठाकरे को मुझ पर शक हो सकता है कि शायद मैं पाकिस्तानी पुलिस के साथ मिल गया हूँ। ये बात तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि मैं असली धर्मचंद नहीं हूँ, लेकिन उन्हें ये जरूर शक पड़ सकता है कि मैं पैसों की लालच में पाकिस्तानी पुलिस के साथ मिल गया हूँ और अपने आदमियों को पकड़वा रहा हूँ। मलिक साहब कहने लगे, लेकिन इन दहशतगर्दों के धमाकों और फायरिंग से तो मासूम लोग हलाक हो जाएंगे। मैंने कहा इसका इंतजाम भी मैंने सोच लिया है। पहली बार जहां उन लोगों ने लाहौर में वारदात करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। आप पहले ही किसी तरीके से लोगों को वहां आने से रोक दें। मैं चाहता हूं कि धमाका जरूर हो मगर जानी नुकसान न हो, ताकि भारतीय सिफारत खाने को मुझ पर शक पड़ने का अंदेशा न रहे। दूसरी बार मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। इसके अलावा मैंने भट्ट साहब और मलिक साहब को ये भी बता दिया कि भारत के मशहूर शहर बम्बई में एक जगह इन दहशतगर्दों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। मैं शिवसेना की बम्बई शाख के सदर बालाजी से भी मिल चुका हूँ। बाल ठाकरे से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। वहाँ रहकर मेरी यही कोशिश बल्कि मिशन होगा कि मैं उनकी तरबियती सेंटरों को उड़ा दूं और जो लोग ट्रेनिंग हासिल करके पाकिस्तान में तबाही फैलाने के लिए तैयार किए जाते हैं उनको भारत में ही खत्म करता रहूं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि शिवसेना को अपनी पड़ जाएगी और पाकिस्तान में उनके तखरीबकारी के मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि वो किसी अनाड़ी आदमी को दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में नहीं भेज सकते। इसके लिए जबरदस्त ट्रेनिंग जरूरी है और ट्रेनिंग सेंटरों पर ही धमाके होने लगेंगे और तरबियत याफ्ता भारतीय दहशतगर्द भारत में ही हलाक होना शुरू हो जाएंगे, तो इस शर से पाकिस्तान महफूज हो जाएगा। भट्ट साहब कहने लगे, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत होगी। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको टेलीफोन पर खुफिया अल्फाज में इत्तला दूंगा कि भारतीय दहशतगर्द पहला बम धमाका किस जगह करने वाले हैं। आप सिर्फ इतना करें कि बम के धमाके से पहले वहाँ कोई शहरी इर्द गिर्द मौजूद न हो। मलिक साहब ने कहा कि इसका हम इंतजाम कर लेंगे। अगर ये धमाका तुम्हारी मनसूबाबंदी के मुताबिक बहुत जरूरी है तो हम इसके लिए पहले से तैयारी कर लेंगे। मैंने जवाब दिया, मेरी मनसूबाबंदी बड़ी अहम है। मैं दहशतगर्दी की असल जड़ को काट देना चाहता हूँ। जहाँ से ये दहशतगर्द ट्रेनिंग लेकर आते हैं उस जगह को उड़ाना चाहता हूँ और भारतीय दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहद पार करने से पहले ही जहन्नम रसीद करना चाहता हूँ। वो बोले, ऐसा ही होगा, तुम्हें भी होशियार होकर रहना होगा। हमारी खुफिया पुलिस दूसरे मुल्कों के सिफारतकारों और खास तौर पर भारत के सिफारती अमले के आदमियों की सारी नकलो हरकत को अपनी निगाह में रखती है। तुम्हें ये सुनकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे इस्लामाबाद आकर भारतीय सिफारतकार प्रकाश खन्ना से पहली मुलाकात के साथ ही हमें खुफिया पुलिस ने इत्तला कर दी थी कि एक अजनबी जोड़ा इस्लामाबाद में आया है जिसके मर्द से प्रकाश खन्ना की खुफिया मुलाकात हुई है। मैं अपनी खुफिया पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बस अगर मुनासिब समझें तो अपनी खुफिया पुलिस के इस्लामाबाद वाले आदमियों को मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता दें, ताकि ऐसा ना हो कि वो मुझे अचानक किसी जगह हिरासत में ले लें। इससे मुझे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा वक्त जरूर जाया होगा। भट्ट साहब ने मेरी इस बात को बड़ी तवज्जो से सुना और कुछ सोच कर कहा, इस बारे में हम जहाँ तक मुनासिब हुआ जरूर करेंगे। उसके बाद मैंने उन्हें बताया कि मेरी लाहौर वाली दुकान के सामान को वो औने पौने बिकवा दें। मैंने उन्हें इख्तियारनामा भी लिख कर दे दिया और ये जाहिर किया कि मैं मॉरिशस में ही आबाद हो गया हूँ और अपनी दुकान का सामान फरोख्त करने का हामिल दस्तावेज हाजा को इख्तियार देता हूँ। अगरचे इसमें बड़ी पेचीदगियां हुआ करती हैं, मगर ये मुल्की मफाद का मामला था। मलिक साहब ने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, ये काम हो जाएगा और तुम्हारी दुकान के मुलाजिम को भी रुखसत कर दिया जाएगा। वो रात मैंने वहीं बसर की। मुंह अंधेरे पहली रेल कार में सवार होकर वापस इस्लामाबाद आ गया। शीला उर्फ जमीला मुझे देखकर बड़ी हैरान हुई। बोली, तुमने तो कहा था कि मुझे 2-3 दिन लग जाएंगे, मगर तुम एक ही रात में वापस आ गए। मैंने कहा, काम जल्दी हो गया था। मैंने एक जगह चुन ली है जहां अपने आदमी बम का धमाका करेंगे। उसी रोज शाम को मैंने प्रकाश खन्ना से राब्ता करके उसे मुलाकात का वक्त और जगह बताई। ये मुलाकात शहर से दूर एक गैर आबाद पहाड़ी इलाके में हुई।
मैंने प्रकाश खन्ना से कहा, मैं लाहौर में बम स्पॉट देख आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपने तीनों आदमियों में से सिर्फ एक आदमी को बम देकर लाहौर रवाना करें। आप उसे जरूरी असलहा वगैरह सप्लाई करने का इंतजाम कर दें। प्रकाश खन्ना ने पूछा, लाहौर में किस जगह ये बम का धमाका किया जाएगा? मैंने जानबूझकर ऐसी जगह सोची थी जहां लोग ज्यादा न हों। मैंने कहा, ये धमाका कृष्ण नगर से छावनी जाने वाली बस में किया जाएगा। हमारा आदमी रीगल वाले बस स्टॉप से बस में बम रखकर फरार हो जाएगा। बम में टाइम डिवाइस होगी, ये रिमोट कंट्रोल वाला बम नहीं होगा। बम टाइम डिवाइस का बटन ऑन करने के 10 मिनट बाद फटेगा। उस वक्त ये बस लाहौर छावनी की हुदूद में दाखिल हो चुकी होगी। मैं चाहता हूँ कि इस बार छावनी में धमाका हो। प्रकाश खन्ना बहुत खुश हुआ, कहने लगा, ये बिल्कुल मुनासिब रहेगा। अभी हमारे किसी आदमी ने लाहौर छावनी में धमाका नहीं किया। मैंने कहा, आप अपने आदमी को आज सुबह ही बम और उसको अपनी हिफाजत के लिए पिस्तौल देकर लाहौर रवाना कर दें। वो रात किसी होटल या सराय में या किसी और महफूज जगह पर गुजारेगा और सुबह जब लोग दफ्तरों वगैरह को जाते हैं और बसों में रश होता है, वो रीगल चौक से बस में सवार होकर बम का थैला सीट के नीचे रखकर बस के चलने से पहले ही जरूरी काम का बहाना बनाकर उतर जाएगा। हमारे आदमियों को लाहौर की सड़कों के बारे में पूरी मालूमात है, उसकी आप फिक्र न करें। प्रकाश खन्ना बोला, मैं 1 घंटे में उस आदमी को आपके पास भेज देता हूँ। ये तीनों आदमी शहर से बाहर एक वीरान जगह पर छुपे हुए हैं। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं उन तीनों को जानता हूँ और मैंने अपनी निगरानी में उन्हें बम्बई के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलवाई है। बस आप उसे सुबह सुबह पिंडी से लाहौर रवाना कर दें और ये धमाका कल कृष्ण नगर से छावनी की तरफ जाने वाली पहली बस में किया जाएगा। सारी बात तय हो गई। प्रकाश खन्ना वापस चला गया। अगले दिन सुबह 8 बजे मैंने लाहौर भट्ट साहब को उनके खुफिया नंबर पर फोन किया और उन्हें बम धमाके की सारी मंसूबाबंदी बयान करते हुए कहा, हमें एक खाली बस की कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि हमारे दुश्मनों को मुझ पर किसी किस्म का शक न पड़े। भारतीय दहशतगर्द बम लेकर लाहौर रवाना हो चुका है, आपको उसका हुलिया बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करें कि कल सुबह के वक्त कृष्ण नगर से छावनी की जानिब जो बस भी रवाना होकर रीगल पहुंचे, आप रीगल चौक से चलने के फौरन बाद उस बस को रुकवा कर मुसाफिरों से खाली करवा दें और बस को किसी खाली जगह पर ले जाकर खड़ा कर दें। उस बस में रीगल चौक से चलने के 10 मिनट बाद धमाका होगा। आपको जो कुछ करना है इन 10 मिनटों में करना है। दहशतगर्द को कृष्ण नगर से चलने वाली पहली बस का टारगेट दिया गया, लेकिन वो लेट भी हो सकता है। आप उस वक्त तक कृष्ण नगर से रीगल पहुंचने वाली हर बस को रीगल पर खाली करवा लेंगे और उसे किसी खाली जगह पर लगा देंगे। धमाका खाली बस में होगा। बस जरूर तबाह हो जाएगी लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं होगा। मैं पीछे ये वजाहत भिजवा दूंगा कि पाकिस्तान की खुफिया पुलिस को शक पड़ गया था कि बस में किसी ने बम रख दिया है और उसके बाद मैं ऐसा मंसूबा बनाऊंगा कि तकरीबी कार्रवाई से पहले ही ये तीनों भारतीय दहशतगर्द आपके कब्जे में होंगे। भट्ट साहब बोले, ओके, हम आपकी एक एक हिदायत पर अमल करेंगे। मैंने कहा, मैं कल अपनी कोठी वाले दफ्तर में ही रहूंगा, आप धमाके के बाद मुझे फोन पर बता दीजिएगा। भट्ट साहब ने जवाब दिया, इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने फोन बंद कर दिया। उसके अगले रोज मैं अपनी कोठी के दफ्तर में ही रहा। शीला यानी मेरी बीवी जमीला शाह रात भर की पार्टी की जागी हुई थी। वो बेडरूम में सो रही थी। मैं सिर्फ भारतीय शिव सेना के हेड ऑफिस और भारतीय सिफारत खाने के लोगों को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए हर रोज घर पर पार्टी की महफिल सजा लेता, वरना मुझे किसी से भारतीय दहशतगर्दों के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो जानता था कि वो पाकिस्तान की जिस जेल में भी बंद हैं, उन्हें वहीं खत्म कर दिया जाएगा। शीला को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मैं पार्टी के दौरान किसी न किसी मेहमान को लेकर कोने में बैठ जाता और उसके साथ इधर उधर की बातें करता रहता। शीला मेहमान औरतों की खबरगिरी में लगी रहती। मेरी तरफ किसी वक्त निगाह उठाकर देखती तो मैं ये जाहिर करता जैसे जिस आदमी से मैं बातें कर रहा हूँ उससे भारतीय दहशतगर्दों के बारे में ही पूछ रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के किस जेल में है। हालांकि मैं उस आदमी के साथ इस्लामाबाद के मौसम या फिल्म एक्ट्रेसों के बारे में बातें कर रहा होता। पार्टी खत्म होती तो रात को बेडरूम में आकर शीला मुझसे जरूर पूछती, धर्मचंद जी, अपने आदमियों का कोई सुराग मिला? मैं उसे कहता, शीला जी, ये लोग बड़े देशभक्त लगते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनने या कोई राज बताने को तैयार नहीं होते, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको पूरी तरह मालूम हो कि अपने इंडियन उग्रवादी सतप्रकाश, गोविंदा और दूसरे साथी पाकिस्तान में कहाँ रखे गए हैं। इसी दौरान प्रकाश खन्ना की वसातत से बम्बई से बालाजी ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे अपने मिशन की कारकर्दगी के बारे में पूछा। मैंने उन्हें भी यही कहा कि मैं काम में बड़ी जांफिशानी से लगा हुआ हूँ। जैसे ही मुझे अपने आदमियों का जरा सा भी सुराग मिला, मैं उन्हें वहाँ से निकलवा कर बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा। बालाजी को मैंने ये भी बताया कि मैं बम धमाके शुरू करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।